नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रीतकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम रीतकाल का परिचय, कथन और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण हो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, रीति ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण हो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। काव्य रीति, रस रीति तथा अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस काल में अनेक कवियों ने किया है। रीतकाल की काव्यधारा में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया। दोस्तों, रीतकाल के जो काव्य हैं वो किसी न किसी राजा के दरबारी परिवेश में रहकर कवियों ने रचना की है। रीतकाल का समय शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 तक माना है। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने रीतकाल के संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। दोस्तों, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन किस विद्वान का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के बारे में कहा है, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समयक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उपर्युक्त कथन दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतकाल के संबंध में, जबकि बच्चन सिंह ने रीतकाल के कवियों के बारे में कहा है रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के बारे में कहा है राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगारमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। उपर्युक्त कथन है दोस्तों श्याम सुंदर दास का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकाल के बारे में कहा है यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रीतकाल के संबंध में। दोस्तों, अब रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों की क्या मत है और किन किन विद्वानों ने किनको रीतकाल का प्रवर्तक माना है उसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, रीतकाल का प्रवर्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक कहा है। दोस्तों, कुछ नोट दिया गया है। कृपाराम को रचना की दृष्टि से प्रवर्तक माना जाता है रीतकाल का। केशव दास को रचना कार्य व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से प्रवर्तक माना जाता है रीतकाल का, जबकि चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकालीन काव्यधारा। रीति काव्यधारा का आधार रीति निरूपण पद्धति पर टिका हुआ है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण पद्धतियों की चर्चा की, जिनका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। इन ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। दोस्तों, रीतिकालीन काव्यधारा 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। दोस्तों, हम पहले रीतिबद्ध रीतिकालीन काव्यों को पढ़ लेते हैं। रीति की पद्धति में लक्षणों की रचना के साथ साथ उदाहरण एवं व्याख्या सभी पद्धतियों का जिन रचनाकारों ने निर्वाह किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं तथा उनकी रचना को रीतिबद्ध काव्य नाम दिया गया। दोस्तों, रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव भूषण, भिखारीदास, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, रसलीन, सूरत मिश्र, याकूब खां। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन
रीत सिद्ध कवि हैं? दोस्तों हम रीत सिद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे कि रीत सिद्ध काव्यधारा किसे कहा जाता है। काव्य शास्त्रों के लक्षणों को ध्यान में रखकर जिन रचनाकारों ने रचना किया उन्हें रीत सिद्ध कवि कहा गया तथा उनकी रचनाओं को रीत सिद्ध काव्य के अंतर्गत समझा गया। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रीत सिद्ध दोस्तों कवि के धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी, सेनापति, बेनी, रसनिधि, कृष्ण कवि आदि। दोस्तों ये सभी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों वो पढ़ लेते हैं रीत मुक्त काव्यधारा। जिन रीतकालीन कवियों ने रीत की पद्धति से हटकर अव्यक्त के जग अनुभूति, लोक रुचि तथा विरह श्रृंगार की रचना की वे कवि रीतिमुक्त कहलाए तथा उनकी रचना काव्य की श्रेणी में गिनी गई। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। दोस्तों ये सभी रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास। दोस्तों केशवदास के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। गणपत चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतकाल का प्रवर्तक माना है। केशव ने भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये अलंकारवादी आचार्य थे। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। इनका प्रमुख काव्य है कविप्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख और छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीरी जसचंद्रिका आदि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। दोस्तों ये उपर्युक्त कथन है केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कहे गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। कविवर बिहारी लाल के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। बिहारी रीत सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। दोस्तों कविवर बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है जो इनकी प्रसिद्ध का आधार है। इसमें 713 छंद हैं। दोस्तों बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी तथा रेवरेंड एडविन ग्रीव्ज ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी के संबंध में कहा है, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। बिहारी सतसई के संबंध में शुक्ल जी का कथन है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। दोस्तों उपर्युक्त कथन से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई के बारे में ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहे गए हैं। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी। ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों घनानंद की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख इन्हीं की थी। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। दोस्तों ये उपर्युक्त कथन है घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर वासुदेव सिंह
ने घनानंद के बारे में कहा है, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। बच्चन सिंह ने घनानंद के बारे में कहा है दोस्तों, घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। प्रेम का ऐसा आवेग ठाकुर में है न बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता, दोस्तों यह मिस प्रिंट हो गया है, कि प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यातना की चरम परिणति है। उपर्युक्त कथन है बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है घनानंद के बारे में। दोस्तों अब हम पद्माकर कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया है। दोस्तों पद्माकर के द्वारा श्रृंगार, भक्ति और वीर रस में काव्य का सृजन किया गया है। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। रघुनाथ राव ने इन्हें 1 हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव पुरस्कार स्वरूप दिया था। इनकी प्रमुख रचना है प्रबोध 50, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जयसिंह बिरदावली, गंगा लहरी आदि। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के बारे में कहा है, इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राजसिंह गौड़ के द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। रीतिकालीन कवियों में भूषण राष्ट्रीय स्तर के कवि माने जाते हैं। रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। दोस्तों रीतिकालीन काव्य को किसने गुडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है, तो हो जाएगा मार्कंडेय वाजपेयी के द्वारा। गिरधर कविराय, दीन दयालगिरी, वृंदावन बैताल तथा सम्मान नीति काव्यधारा की कवि हैं। रीतकालीन विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। श्रृंगार काव्य की प्रधानता, अलंकारिता के प्रति सजगता, प्रेम अनुभूति की मांसलता तथा आचार्यत्व का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा। दोस्तों हम रीतिकाल से कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न रखे हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? आपके विकल्प हैं घनानंद, देव, पद्माकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, पद्माकर ने। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आई। रीतकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किस इतिहासकार का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का रामचंद्र शुक्ल। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह विचार किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, डॉक्टर बच्चन सिंह। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि नहीं है? आपके विकल्प हैं गिरधर कविराय, मतीराम, दीनदयाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, मतीराम। निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवि हैं? आपके विकल्प हैं बिहारी, मतीराम, देव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का बिहारी। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? आपके विकल्प हैं मतीराम, केशवदास, चिंतामणि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मतीराम, केशवदास, चिंतामणि ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? आपके विकल्प हैं केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी, सोमनाथ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वहां सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख रामचंद्र शुक्ल। केशवदास की रचना निम्न में से कौन नहीं है? आपके विकल्प हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन किस विद्वान का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? आपके विकल्प हैं बोधा, घनानंद, देव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा घनानंद को।